हेलो दोस्तों। तो आज हम विज्ञान की बात करने जा रहे हैं। जैसा कि देखिए, अगर हम विज्ञान की बात करें तो इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन अगर इस विज्ञान की बात करें तो इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये तीन पार्ट में होता है। तो आज हम एक पार्ट की बात करेंगे जिसका नाम है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स। इसमें हम पहला चैप्टर देखेंगे, ठीक है। तो ज़रा इस चीज़ को एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें अपने क्लास की, तो इस क्लास में जैसे अगर विज्ञान की बात करें यानी कि साइंस, इसकी बात करें तो इस क्लास में ये हम देखते हैं कि तीन पार्ट में हमारे विज्ञान को डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा इसमें रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान जिसको बोलते हैं हम केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। दूसरा होता है हमारा भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान जिसको बोलते हैं हम फिजिक्स। और तीसरा होता है हमारा जीव विज्ञान जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजी, बायोलॉजी, ठीक है। इतने पार्ट में डिवाइड किया गया है। लेकिन हम जो आपको पोर्शन कंप्लीट कराने वाले हैं, इसमें से हम फिजिक्स कंप्लीट कराने वाले हैं, ठीक है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी कि रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान आपके दूसरे सर कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं कि जो भौतिक विज्ञान हमारे क्लास में है, इसमें कितने चैप्टर भौतिक विज्ञान के हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे देखते हैं कि जो गति यानी कि मोशन चैप्टर है, ये भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है या भौतिक विज्ञान का ही चैप्टर होता है। दूसरा इसमें है बल तथा गति के नियम, बल तथा गति के नियम, ये चैप्टर है। इसको बोलते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये बोलते हैं। अगर हम थर्ड चैप्टर की बात करें मतलब फिजिक्स के, तो ये है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशन, ठीक है। इसके बाद जो हमारा चैप्टर है ये है कार्य एवं ऊर्जा, कार्य एवं ऊर्जा, इसको बोला जाता है वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी, इसको ये नाम देते हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर आता है इसमें ध्वनि, जिसको बोलते हैं अपन साउंड, ठीक है। ये आपके फिजिक्स के चैप्टर हैं जो हम आपको कवर कराएंगे, ठीक है। और इसके बाद जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पोर्शन है ये आपके दूसरे सर कराएंगे, ठीक है। तो इसमें जो चैप्टर हम आज कवर करने वाले हैं उसका नाम है मोशन। और ये हमारा एक तरीके से मानिए कि फिजिक्स का बेसिक होता है। इसमें हम समझते हैं कि एक्चुअल में जो फिजिक्स होती है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो आप नॉर्मली यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। गति वाले चैप्टर में आपको परिभाषा बताए जाएंगे, बेसिक फॉर्मूले बताए जाएंगे, मतलब आपको फिजिक्स का एक बेसिक सा मतलब जो भी होगा वो सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी, ठीक है। जब आप ये चैप्टर कवर कर लेते हैं तो ये पढ़ना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि इसी की सारी बातें यहाँ पर यूज़ होती हैं। जब ये चैप्टर आप पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं, तो ये भी पढ़ना आसान हो जाता है, क्योंकि ऊपर की जो चीज़ें यहाँ पर यूज़ होंगी और बाद में देखेंगे कि यहाँ पर भी इसके ऊपर की चीज़ें यूज़ होंगी, ठीक है। और ये तो अलग ही चैप्टर है, आप इसको अलग से ही देखेंगे, लेकिन ये फिजिक्स के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो हम आज चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं मोशन यानी कि गति, ठीक है। चलिए, तो हम फिजिक्स का पोर्शन स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारा चैप्टर है गति यानी कि मोशन, इसको बोला जाता है मोशन। अब यहाँ पर समझिए, हम समझते हैं कि ये जो मोशन चैप्टर, इसमें अपने को क्या देखना होता है। हमें इसमें देखना होता है कि कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पिंड
मतलब किस स्थिति में है, गति कर रहा है, नहीं कर रहा है, या इसमें देखेंगे कि चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, गति के समीकरण क्या होते हैं। तो ये बहुत सारी बातें अपने को इस चैप्टर के अंदर सीखना है, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले समझते हैं कि भौतिक राशियाँ जिनका उपयोग हम फिजिक्स के अंदर करते हैं, हम उन्हीं को सबसे पहले समझते हैं, ठीक है। तो हम बात करने वाले हैं भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशियाँ, हम ये समझेंगे कि जो भौतिक राशियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। भौतिक राशियों के द्वारा ही हम भौतिक विज्ञान को पढ़ पाते हैं, यानी फिजिक्स के जो टर्म्स होते हैं, जो परिभाषाएं होते हैं, जो फॉर्मूले होते हैं, उनको हम समझ पाते हैं। तो भौतिक राशियों के द्वारा या उसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर हम भौतिक राशियों की बात करें तो इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारी सदिश राशि, एक होती है सदिश राशि जिसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इसको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज ये बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर सदिश राशि की बात करें तो इसको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। सदिश राशि को बोलते हैं अपन वेक्टर क्वांटिटी। और दूसरा होता है आपका अदिश राशि। मतलब अगर भौतिक राशियों की बात करें तो इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका सदिश राशि, दूसरा होता है आपका अदिश राशि। अदिश राशि को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये होता है। तो ये बात समझ पाए कि जो विज्ञान अपन पढ़ने जा रहे हैं इसमें भौतिक राशियों के बारे में ही सीखना होता है। अगर भौतिक राशियों की बात करें तो इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका सदिश राशि जिसे बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और दूसरा होता है अदिश राशि जिसे बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब हम समझते हैं कि जो वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि होता है वो होता क्या है। ठीक है, सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज़ की बात कर रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी। अब इसकी परिभाषा समझते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि किसे कहा जाता है। हम कहते हैं कि वे भौतिक राशियाँ, इसकी परिभाषा है कि वे भौतिक राशियाँ जिनके पास, वे भौतिक राशियाँ जिनके पास केवल और केवल सॉरी यहाँ पर ये नहीं, वे भौतिक राशियाँ जिनके पास परिमाण व दिशा, जिनके पास परिमाण को बोलते हैं अपन मैग्नीट्यूड, परिमाण व दिशा को अपन बोलते हैं डायरेक्शन। तो हम कहते हैं कि वे भौतिक राशियां जिनके पास परिमाण व दिशा दोनों हों सदिश राशि कहलाती हैं। सदिश राशि कहलाती हैं। कहानी समझ में आई। हम इसमें ये कहते हैं कि वे भौतिक राशियां जिनके पास परिमाण और दिशा दोनों होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सदिश राशि। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल समझ सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं सदिश राशि के। जैसे आप यहाँ पर बोलते हैं विस्थापन। आपको अभी ना ध्यान रखना है विस्थापन, ये जो टर्म आपको जो भी बातें अब एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं वो आपको याद रखना है। विस्थापन ऐसी क्वांटिटी होता है जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों होता है। अच्छा, ये चीज़ ना अभी थोड़ी देर में आपको सारी बातें समझ में आएंगी कि ये हम क्या आखिर बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन पहले ना आप इसको समझिए, पहले इसको समझिए। यहाँ पर देखिए एक बात होती है, आपकी क्लास बेसिक क्लास है। अभी आपको जो भी बातें बताई जाती हैं ना उन बातों को आप याद रखिए कि ऐसा होता है,
क्यों होता है वो थोड़े समय बाद आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। जैसे बचपन की बात होती है, जब आप क्लास मतलब स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो जैसे क ख ग घ ABCD आपको सिखाया जाता है, तो आप वहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं करते हैं कि को ऐसा ही क्यों बनता है, ए ऐसा ही क्यों बनता है, या क्यों बनता है। ठीक है, मतलब ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में नहीं होते हैं, तो आप सीख पाते हैं। वैसे ही यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना होगा कि सबसे पहले चीज़ों को समझना होगा कि अच्छा ये होता है, लेकिन जब धीरे धीरे आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसको ऐसा ही क्यों बोलते हैं। जैसे विस्थापन को अपन सदिश राशि ही क्यों बोलते हैं, अदिश राशि क्यों नहीं बोलते हैं, इसका कारण आपको थोड़े समय के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी आपको क्या करना है, सीखना है। जैसे हम बता रहे हैं कि सदिश राशि इनको बोला जाता है, आप कहेंगे हाँ ठीक है इन्हीं को बोला जाता है। सदिश राशि के ये एग्जाम्पल होते हैं, ये उदाहरण होते हैं, हाँ यही होते हैं। अब क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमने कहा विस्थापन, विस्थापन एक सदिश राशि है। वेग की बात करें तो वेग भी एक सदिश राशि। अच्छा, विस्थापन को बोलते हैं अपन डिस्प्लेसमेंट, इसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। वेग को बोला जाता है वेलोसिटी। ठीक है, इसके बाद देखिए त्वरण की बारी आती है। त्वरण, त्वरण को हम बोलते हैं एक्सिलरेशन। फिर बल, बल को अपन बोलते हैं फोर्स। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आप देख सकते हैं संवेग, संवेग भी एक सदिश राशि है। संवेग को बोलते हैं अपन मोमेंटम। आवेग, आवेग को अपन बोलते हैं इम्पल्स। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि जैसे विस्थापन की बात करें एक सदिश राशि है। क्यों है, क्योंकि इसके पास परिमाण और दिशा दोनों हैं। वेग की बात करें ये भी एक सदिश राशि है। त्वरण की बात करें ये भी एक सदिश राशि है। बल की बात करें ये भी एक सदिश राशि है। संवेग भी सदिश राशि है, आवेग भी सदिश राशि है, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये कहानी को समझ में आई कि सदिश राशि किसे बोला जाता है और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करेंगे अदिश राशि की। अब हम समझते हैं कि अदिश राशि क्या होती है। चलिए यहीं लिख लेते हैं, अदिश राशि, इसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, इसमें हम बोलते हैं कि वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जिनके पास केवल व केवल परिमाण होता है। केवल व केवल परिमाण, परिमाण को अपन बोलते हैं मैग्नीट्यूड। केवल व केवल परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं, अदिश राशियां कहलाती या अदिश राशि कहलाते हैं। अदिश राशि जिसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं। ठीक है, जरा इसके एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, पहले यहाँ समझ लीजिए। देखिए आपने देखा था कि वेक्टर क्वांटिटी में क्या होती है कि परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, मतलब इसमें दोनों होता है। लेकिन अगर अदिश राशि की बात करें तो इसके पास केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, इसीलिए इसको अदिश राशि बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जिनके पास केवल और केवल परिमाण होते हैं उनको हम अदिश राशियां बोलते हैं, और जिनके पास दोनों यानी कि परिमाण और दिशा दोनों हों उनको बोलते हैं सदिश राशियां। ठीक है,
अब जरा इसके एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं कि अदिश राशि के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। जैसे देखिए, पहले एग्जाम्पल की बात करें तो हम कहेंगे द्रव्यमान। अच्छा, द्रव्यमान को बोला जाता है मास, ठीक है, द्रव्यमान। दूसरा होता है लंबाई, लंबाई को बोलते हैं लेंथ, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसमें तो दूरी, ठीक है, दूरी का मतलब होता है डिस्टेंस, ये भी एक अदिश राशि है। फिर इसके बाद आ जाता है कार्य, कार्य को बोलते हैं वर्क डन या वर्क। फिर यहाँ पर आ जाता है शक्ति, और जो शक्ति होता है इसको बोलते हैं पावर, ये भी एक अदिश राशि है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया कि अदिश राशि के जो एग्जाम्पल होते हैं, जैसे द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, दूरी हो गया, कार्य हो गया, शक्ति हो गया, ये सभी के सभी उदाहरण होते हैं अदिश राशि के। तो खैर इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है कि जिन राशियों के पास या जिन भौतिक राशियों के पास परिमाण व दिशा दोनों होता है उन्हें अपन बोलते हैं सदिश राशियाँ, और जिनके पास केवल और केवल परिमाण होता है उनको हम बोलते हैं अदिश राशियाँ, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है फिलहाल। अब चलिए यहाँ पर इसके बाद बात करते हैं कि विराम की अवस्था और गति की अवस्था कब होती है। मतलब कब जान पाएंगे आप कि कोई वस्तु गति की अवस्था में है और कब जान पाएंगे कि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है, ठीक है, ये चीज़ अपने को समझना है। तो चलिए हम यहाँ पर हेडिंग लिखते हैं गति की अवस्था। गति की अवस्था इसको बोला जाता है स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन जिसे हम बोलते हैं गति की अवस्था, ठीक है। अच्छा, गति की अवस्था में हम ये बोलते हैं कि अगर कोई वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष समय के साथ मतलब उसकी स्थिति में परिवर्तन हो। अगेन सुनिए, किसी वस्तु का समय के साथ या किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो किसी बिंदु के सापेक्ष, तो हम कहेंगे कि वस्तु इसका मतलब गति की अवस्था में है। अगेन समझिए, अगर किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तो हम कहते हैं कि वस्तु गति की अवस्था में है। जैसे आप घर से स्कूल निकलते हैं तो देखते हैं कि अरे 9 बजे का स्कूल था, तो ये तो मतलब 8:50 हो रहा है। तो आप क्या करते हैं, तुरंत एकदम बैग वैग टांगते हैं, तुरंत स्कूल के लिए निकल जाते हैं। तो वहाँ पर आप देखते हैं कि स्कूल पहुँचते आपको 9 बज जाता है। तो आप देख रहे हैं कि समय बदल रहा है और आपकी स्थिति बदल रही है। घर से आप कहाँ चले गए, स्कूल चले गए, यानी कि आप कहेंगे कि आपके पास जो 10 मिनट का समय था इसमें आप गति की अवस्था में थे। तो आप कहेंगे अच्छा, किसी बिंदु के सापेक्ष की बात की है, हम घर की बात की हैं, ठीक है। घर की तुलना में जब घर से आप तुलना करते हैं तो आप स्कूल में होते हैं, तो घर से आप स्कूल में गए यानी कि आपकी स्थिति क्या हो गई, बदल गई, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर इस परिभाषा को समझा जाए तो हम कहेंगे कि यदि वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है या बदलती है, समय के साथ बदलती है, तो हम कहेंगे कि वस्तु गति की अवस्था में है, कि वस्तु गति की अवस्था में है, वस्तु गति की अवस्था में है, हम ये कहेंगे, ठीक है। देखिए हमने वही बोला, अच्छा किसी स्थिति के सापेक्ष या किसी वस्तु के सापेक्ष, ये कोई ज़रूरी नहीं है, बस आप चीज़ों को समझिए कि ऐसा होता है। हमने कहा कि यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तो हम कहेंगे कि वस्तु गति की अवस्था में है। अब आगे बात आती है विराम की अवस्था, फिर क्या होगी, विराम की अवस्था
यानी इसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट। इसमें हम ये कहेंगे कि यदि वस्तु की स्थिति, यदि वस्तु की स्थिति समय के साथ, यदि वस्तु की स्थिति समय के साथ ना बदले तो हम कहेंगे, तो हम कहेंगे कि वस्तु विराम की अवस्था में है, वस्तु विराम की अवस्था में, वस्तु विराम की अवस्था में है, हम ये बोलेंगे। ठीक है, दोनों बातें आपको समझ में आ गई कि ये चीज़ होता है। अब यहाँ समझते हैं कि मूल बिंदु क्या होता है, ज़रा उस चीज़ को समझ लें। जैसे हमने घर बोला था ना, घर आपका मूल बिंदु होता है। ठीक है, अब उसी को ज़रा समझते हैं अपन कि आखिर मूल बिंदु है क्या। अच्छा, मूल बिंदु को बोला जाता है ओरिजिन। मूल बिंदु को अपन बोलते हैं ओरिजिन। कहते हैं कि वह बिंदु जिससे किसी वस्तु की स्थिति, किसी वस्तु की स्थिति, या इसको बोल सकते हैं दूरी, मापी जाती है, मूल बिंदु कहलाती है, मूल बिंदु कहलाती है, ये हम कहेंगे। ठीक है, तो बात कुछ पल्ले पड़ रही है। हम ये कहते हैं कि मूल बिंदु क्या होता है, कहते हैं कि वह बिंदु जिससे किसी वस्तु की स्थिति या दूरी को मापी जाती है, मूल बिंदु कहलाती है। नॉर्मली आपका घर होता है, ठीक है, या आपका शहर होता है, आपका ज़िला होता है, आपका देश होता है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आप गए, मतलब आप अपने घर से मार्केट गए, तो आप कहेंगे कि मूल बिंदु मेरा क्या हुआ, घर हुआ। लेकिन आप मान लीजिए कि अपने शहर से दूसरे शहर में गए, तो आप जब थोड़ा दूर जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है आप कहाँ के हो, तो आप अपना एग्जैक्ट लोकेशन ना बता के आप अपने विधानसभा या क्षेत्र का नाम बताते हो, ऐसा बताते हो। ठीक है, तो फिर उसके सापेक्ष आपका जो क्षेत्र हुआ वो आता है मूल बिंदु के कैटेगरी में। लेकिन जब आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हो तो आप डिस्ट्रिक्ट बताते हो कि मैं इस डिस्ट्रिक्ट का हूँ, तो मूल बिंदु ये होता है। जब किसी आप दूसरे स्टेट में जाते हो, दूसरे प्रदेश में जाते हो, तो आप बताते हो कि मैं मऊ डिस्ट्रिक्ट का हूँ या आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट का हूँ, तो इसका मतलब कि ये डिस्ट्रिक्ट आपका क्या हो गया, मूल बिंदु हो गया। लेकिन आप मान लीजिए चले गए अमेरिका, तो आप उस टाइम क्या बताएंगे कि मैं भारत का रहने वाला हूँ। चले गए रसिया, तो आप बताएंगे कि मैं भारत का रहने वाला हूँ, तो भारत क्या हुआ, आपका मूल बिंदु हुआ। तो मूल बिंदु एक तरीके से वो चीज़ होती है जहाँ से आप अपनी लोकेशन मतलब गए बताते हो कि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, वही आपका मूल बिंदु होता है। ठीक है, तो वही चीज़ हो गया ना कि आप जब किसी अदर स्टेट में जाते हैं तो आप कहते हैं कि मैं इतना दूर से आया हूँ। ठीक है, या आप अदर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो कहते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट से मेरा डिस्ट्रिक्ट इतनी दूरी पर है। तो एक्चुअल में मूल बिंदु वही होता है जहाँ से हम दूरी को मापते हैं। कहानी समझ में आ रही है? जरा यहाँ तक कॉपी करें आप। ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, हम इसके बाद बात करेंगे कि आखिर दूरी क्या होती है, दूरी क्या होती है। ठीक है, हाँ जी, चलिए हम समझते हैं कि दूरी और विस्थापन, इनकी परिभाषा को देखेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे दूरी। हम देखेंगे कि दूरी आखिर होती क्या है। दूरी को बोला जाता है डिस्टेंस।
हम इसमें दूरी को बोलते हैं कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। ये कहानी समझ में आ गई। हम कहते हैं कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए इसके बारे में कुछ बातें अपन समझ लेते हैं। अगर हम दूरी की बात करें तो हम कहते हैं कि यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो हम इसे मापते किस में हैं? तो हम कहते हैं कि जो इसका मात्रक होता है, मात्रक का मतलब यूनिट, जो इसकी यूनिट होती है वो होती है आपका मीटर। मतलब आप इसको मीटर में मेज़र करते हैं या इसको आप सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दो तरीके के मापन आते हैं, दो तरीके से दो यूनिट मतलब दो तरीके से माप सकते हैं। एक होता है आपका एसआई यूनिट और दूसरा होता है आपका सीजीएस। तो एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में आप ध्यान रखिएगा, सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट। तो अगर दूरी को पूछता है कि एसआई में दूरी का मात्रक क्या होता है तो आप कहेंगे मीटर। आप क्या बोलेंगे? मीटर, जिसे एम से दिखाया जाएगा, ठीक है। अगर सीजीएस में आपसे पूछता है कि दूरी का मात्रक क्या होता है तो आप कहेंगे सेंटीमीटर, जिसको ये लिखते हैं, ठीक है। और इसको बोला जाता है सेमी, यानी कि सेंटीमीटर। तो ये होता है, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आ गई कि यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर या सेंटीमीटर होता है। एसआई में इसका मात्रक मीटर और सीजीएस में इसका मात्रक होता है सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दूरी के बारे में कुछ बातें हैं। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए और हम आपको बता दें। हाँ चलिए, इसकी बात करें तो हम कहते हैं कि इसकी वैल्यू कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। हम कहेंगे कि इसका मान जीरो या नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक, जीरो या ऋणात्मक यानी कि इसको बोला जाता है नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब जो दूरी की बात हो रही है, दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ऋणात्मक क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। चीज़ों को थोड़ी देर बाद आप समझेंगे, ठीक है। दूरी की बात करें तो मान लीजिए आप यहाँ से चले और इस तरीके से आप ऐसे कैसे भी गए, यहाँ पहुँच गए। तो जो आप देखते हैं ना कि जो आपने ये पथ लिया है ना, ये ऐसे, ये आपको दूरी बताएगा। ये आपको क्या बताएगा? दूरी बताएगा। तो ए से बी तक आप पहुँचे इस रास्ते से, तो ये आपको दूरी बताता है। तो ये हो गई दूरी के बारे में बात, ठीक है। अब हम समझेंगे विस्थापन को। हम ये जानेंगे कि आखिर विस्थापन क्या होता है, ठीक है। तो ज़रा यहाँ पर लिख लें विस्थापन को। विस्थापन को अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। हम इसमें ये बोलते हैं कि किसी वस्तु द्वारा, या ऐसे कहते हैं किसी वस्तु की प्रारंभिक ठीक है, किसी वस्तु की प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु
के बीच की सरल रेखीय दूरी को विस्थापन कहते हैं। सरल रेखीय दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये कहानी कुछ समझ में आ रही है? चलिए इसके बारे में थोड़ी अभी समझते हैं, लेकिन अभी कुछ चीज़ें और लिख लें। जैसे सबसे पहली बात इसमें है कि यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। अगर हम इसके मात्रक की बात करें, यानी यूनिट की बात करें, तो जैसा कि हमने देखा कि इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक होता है एसआई यूनिट और दूसरा होता है सीजीएस यूनिट। तो एसआई यूनिट जो इसका होता है वो मीटर होता है और सीजीएस यूनिट जो होता है वो सेंटीमीटर होता है। तो ये आपको फिलहाल ध्यान रखना है कि जो विस्थापन होता है, विस्थापन का जो मात्रक होता है एसआई में मीटर और सीजीएस में सेंटीमीटर होता है। ठीक है। इसके बाद की कहानी अगर समझा जाए तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इसका मान पॉजिटिव यानी धनात्मक, निगेटिव यानी ऋणात्मक या ज़ीरो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। अब ना जरा इस कहानी को समझिएगा आप। सदिश और अदिश में ये एक बहुत बड़ा अंतर होता है कि सदिश जो राशि होती है उसकी वैल्यू जो होती है पॉजिटिव, निगेटिव या ज़ीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अदिश राशि की बात करें तो वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। पहली बात है कि वो कभी भी निगेटिव या ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। अब जरा हम समझते हैं ये चीज़। आप सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट होता है, हमने डिस्टेंस लिख दिया है। ये आपका होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब हम जरा इसके बाद समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो हमने समझा है वो हम किसी फोटो के थ्रू कैसे समझ सकते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पर बताएंगे, आप उन एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा। ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल सिंपल सा ले लेते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए कि ये आपका घर है। ठीक है। ये आपका घर है, यहाँ पर आपका स्कूल है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है कि घर से चले और सीधे सीधे आप स्कूल पहुँच गए, अरे यहाँ है। ऐसा तो नहीं होता है ना कि घर से चले और सीधे एकदम स्कूल पहुँच गए, ऐसा नहीं होता है। आप क्या करते हैं, आपका रास्ता ऐसा हो सकता है, इस तरीके से, ऐसे, या आप देखते हैं कि आपको घूम फिर के ऐसे गली होते हुए जाना पड़ता है। तो आप घर से चले थे और स्कूल तक आप पहुँचे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि हर किसी के लिए रास्ता एक जैसा नहीं होता है। हो सकता है कि एक बंदा ये है जिसके लिए सीधा रास्ता पड़ रहा है क्योंकि उसका घर पास में ही है, जैसे यहाँ घर है और सामने स्कूल है, ऐसा हो सकता है। हो सकता है किसी का इतना टेढ़ा हो सकता है, और हो सकता है कि एक बंदा है जिसका घर इतना, मतलब घर से स्कूल जो है उसका रास्ता कुछ ऐसे इतना ज़्यादा टेढ़ा है, ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो अब समझते हैं इसी चीज़ को। अरे ये पोजीशन जो देख रहे हैं ना, ये हर किसी का नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे 3 दोस्त थे या 3 दुश्मन थे, एक बोला कि आज मैं इस तरीके से जाऊंगा, तो एक बोल रहा है कि तब तो मैं ऐसे जाऊंगा, तीसरा बोल रहा है कि तब तो मैं इस तरीके से स्कूल जाऊंगा। तो अब जाने के रास्ते तो अलग अलग हो गए ना। लेकिन अब यहीं पे विस्थापन की बात की जाए और दूरी की बात की जाए तो हम कहेंगे कि यहाँ पर विस्थापन और दूरी में अब अंतर होगा। अगर हम बात करें कि पहले के लिए दूरी क्या होगा, तो H से S ये दूरी होगी। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि जो दूरी है और जो विस्थापन है उसके लिए रास्ता एक ही है, यानी कि दूरी और विस्थापन दोनों बराबर आपके हो गए। ठीक है। मतलब यही दूरी भी है और यही विस्थापन भी है। लेकिन अगर इसके लिए बात की जाए सेकेंड वाले के लिए, और यहाँ पर दूरी की बात करें, तो दूरी आपकी ये होगी
ये आपका दूरी बताएगा, लेकिन ये रास्ता जो है ना ये विस्थापन बताएगा। इसके लिए भी ये रास्ता क्या बताएगा, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट बताएगा, ठीक है। लेकिन अगर तीसरे वाले की बात करें तो तीसरे वाले के लिए ये दूरी रिप्रेजेंट करेगा, ये दूरी रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये जो है ना ये इसके लिए भी विस्थापन बताएगा। क्या बताएगा, विस्थापन। तो आपने देखा था कि जो विस्थापन होता है वो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच में जो सरल रेखीय दूरी होता है उसी को अपन बोलते हैं विस्थापन। लेकिन दूरी आपका कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट आप और बोल सकते हैं, यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि दूरी विस्थापन के बराबर या बड़ा हो सकता है, लेकिन छोटा का मतलब कम नहीं हो सकता है, ठीक है। यहां पर एक बात ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो विस्थापन है और जो दूरी है, दूरी की बात करें तो ये हमेशा बड़ा होगा और बराबर भी हो सकता है, लेकिन कभी भी विस्थापन बड़ा नहीं हो सकता है। दूरी से विस्थापन कभी भी बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात समझ में आई? तो जो भी आज आपने देखा था वो एक सिंपल टॉपिक था, कुछ बेसिक सी डेफिनेशन बताई गई हैं। इसके बारे में आप समझिए कि इस चैप्टर का केवल और केवल बेस तैयार किया गया है। तो जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के कुछ एग्जाम्पल कराएंगे और उसके बाद आगे का पोर्शन हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए जी, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।